हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को रखा गया है। एमटीएस कैंडिडेट के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। साथ ही बात करें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में तो आपके भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में आएंगे, लेकिन आपको इसके अलावा भी चीज़ें आएंगी। तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके लिए ये वाली क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद आपको उसी पर बेस्ड जो है एमसीक्यू कराएंगे कि किस तरीके का लेवल रहेगा एग्ज़ाम में और क्या प्रश्न आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि हमको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअल में आएगा क्या और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी भी आप लोगों में लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि आखिर मैं इसमें पढ़ूँ क्या। ठीक है, तो ये समस्या इस वीडियो में दूर हो जाएगी और इसी पे बेस्ड हम एमसीक्यू भी करेंगे कुछ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कुछ बताएंगे आपको, जो कि आप बस ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बताने के बाद अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख के सेंड कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या चीज़ें हमने समझनी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, लिखा कम है, समझना ज़्यादा है। जो मेन चीज़ें जो आप शायद भूल सकते हैं उसको बस मैंने मेंशन किया है कि आपको पीडीएफ दें तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ जो अगर इस तरीके से केवल कोई पीडीएफ पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा ये है क्या। तो आप एक बार अच्छे से समझिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझिए अच्छे से, ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसकी हिंदी में हम कह सकते हैं सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन केवल आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं होता। जो आपका प्रशासन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का हो सकता है। ठीक है, तो इसी शब्द को, जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, उसको हमें अच्छे से समझना है कि अगर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है तो किस तरह काम करेगा, हॉस्पिटल का अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो किस तरह से काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट में है तो किस तरीके से काम करेगा। तभी आप अपने क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। मैंने हमेशा बताया है कि यहाँ पे कोई फिक्स क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से सोच के आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके काम के ऊपर बेस्ड भी चीज़ें आएंगी। कुछ तो फैक्चुअल आएगा जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा, और मैंने आपको एमसीक्यू उसके करा भी दिए हैं और कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। ठीक, लेकिन मैंने बताया है कि आपके एग्जाम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2005 है वो पूरा नहीं आएगा। ठीक, मैं शुरू से ही बता रही हूँ, उसके चक्कर में ना रहें कि कहीं से अगर आपको मिल रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में। जितनी चीज़ें मैंने दी हैं उसको पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा इलाहाबाद एक्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ उसमें बचा होगा तो उसको हम एक वीडियो में और कवर करेंगे। ठीक है, आइए समझिए इसको। देखिए, कोई भी जो प्रशासन है किसी शासन यानी गवर्नेंस के बिना अधूरा है, और अर्थात शासन और प्रशासन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब पहले समझिए, ये तो आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है। देखेंगे, अगर ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन में एक शब्द आपको अलग सा समझ में आ रहा होगा, शासन। तो क्या शासन और प्रशासन सेम चीज़ें हैं? सेम चीज़ें नहीं होती हैं। आप जब इसका हिंदी सर्च करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको भले ही दिखाई देता है कि शासन, प्रशासन, संचालन, तो लेकिन सिमिलर मीनिंग नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? शासन जो होता है, शासन के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसको प्रशासन चलाता है। ज़मीनी स्तर पर चलाने के लिए हमें प्रशासन की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप नॉर्मल एग्जांपल आपको देती हूँ, आप इससे समझिएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी गवर्नमेंट आती है, नए नए नियम कानून लाती है, कोई नई नई योजनाएं लाती है, चाहे कोई भी योजना नई, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, उज्ज्वला योजना है ना, घर घर नल योजना है, या तो और में देखेंगे जननी योजना है, जननी सुरक्षा योजना है। तो ये सब क्या है कि जो सरकार ने बनाया, जो शासन ने बना दिया, क्या वो आके सब जगह लागू करवाएंगे? वो तो हर जगह लागू करवा ही नहीं सकते ना, वो तो सिंगल है, एक सिंगल पर्सन कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी शासन हो, जो शासन के द्वारा नियम कानून चीज़ें बनाई जाती हैं उसको लागू करने के लिए सहकर्मियों की ज़रूरत होती है। और सहकर्मी जो होंगे मिलेंगे कहाँ से? वो प्रशासन के थ्रू मिलेंगे। और प्रशासन
कहाँ से मिलेगा? विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट से मिलेगा, विभिन्न प्रकार के संस्था ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे शासन के थ्रू नियम कानून योजनाएं बनाई जाती हैं जिसको संचालित करने के लिए हमें प्रशासन की ज़रूरत होगी। और प्रशासन हमें अलग अलग विभाग को लेकर चलना होगा। और अलग जब हम विभाग में जाते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो हर एक डिपार्टमेंट सिंगल बॉडी नहीं होती, उसके साथ कई लोग होते हैं शामिल, छोटे से लेके अपर लेवल तक के जो है कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, क्लर्क भी होते हैं। आप देखते होंगे हर जगह पे जो भी डिपार्टमेंट होगा, चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जिला प्रशासन से संबंधित हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप ए से लेके ग्रुप ए की पोस्ट अलग होती, ग्रुप बी की अलग होती है और ग्रुप डी की अलग होती है। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि ये सभी लोग एक साथ सहयोग करके आगे बढ़ते हैं, तभी पूरा हमारा प्रशासन चलता है। समझ पा रहे हैं आप? इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको ये मैं समझा रही हूँ इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझते चलिएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि अगर शासन नहीं है तो प्रशासन का कोई महत्व नहीं है, और प्रशासन नहीं है तो शासन का कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोई कानून बनाया, उन्होंने बना दिया, उनके निचले स्तर के सभी कर्मचारी अगर उस चीज़ को लागू ही ना होने दें, मतलब करें ही ना अपना काम ढंग से, तो क्या उनकी जो योजना है या कोई वो जो चीज़ें सोच रहे हैं, बनाए हैं, वो क्या चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। ज़मीनी स्तर का मतलब होता है कि जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं या क्लर्कियल लेवल के कर्मचारी हैं, वही हद तक उनकी जो है सारी काम काज को जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब हम अपने मुद्दे पे आए कि यूनिवर्सिटी में चूँकि हमको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी में लागू किया गया है, आपने देखा होगा, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो विजिटर हैं, मान लीजिए आपके वो तो जो है राष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी बॉडी वहाँ काम करती है, चाहे आपके कुलपति हों, कुलाध्यक्ष हों और राज्यपाल जो हैं हों, कोई भी होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम कानून के थ्रू ही वहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं। और उनके बाद जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनके बाद के वो भी किसी न किसी नियम कानून के थ्रू ही आते हैं। उनका जो वेतन भत्ता होता है, आप लोग भी वहाँ कभी जाएंगे, जब यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो आपको भी तो सैलरी मिलेगी, आपकी भी तो कुछ छुट्टियाँ होंगी, अलाट होंगी, ये आपका फिक्स है, इतनी ही आपको छुट्टी मिलेगी, आपकी आयु सीमा इतनी होनी चाहिए। अभी आपने फॉर्म फिल किया तो था ना उसमें कि आप मान लीजिए 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होने चाहिए, आपके पास ये योग्यताएँ होनी चाहिए। आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पे ऐसा फैसिलिटी मिलता है ना कि रहने खाने के लिए भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं, या तो आपको आवास आवंटित किया जाता है। तो ये सब जो नियम कानून होते हैं, जो भी प्रशासन के द्वारा होते हैं, तो क्या प्रशासन ने खुद बनाया है? ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे कुलपति पढ़ रहे हैं, कुलाधिपति पढ़ रहे हैं, संकाय पढ़ रहे हैं, संकाय अध्यक्ष पढ़ा आपने, ये सब केवल आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है। तो किसने बनाई है ये सब सारी चीज़ें? ये सब पूरा काम शासन ने किया है। शासन कौन? ये एक राजनीतिक बॉडी होती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसको लागू कौन करता है? तो उसको लागू करता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन। तो जहाँ पर जो चीज़ जहाँ के लिए बनाई जाती है वहाँ पर लागू होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई हॉस्पिटल है और ये कोई यूनिवर्सिटी है, तो हॉस्पिटल में जो नियम कानून लगेंगे क्या यूनिवर्सिटी में लगेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। लेकिन हॉस्पिटल में भी जो कुछ नए नियम कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा, आपने सुना होगा कि हर हॉस्पिटल में कहीं पर भी देखिए लिखा रहता है ना कि लिंग जांच करना जो है कानूनन अपराध है। तो ये तो गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई हॉस्पिटल ने थोड़ी बनाया है। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो उसको दंडनीय अपराध है, उसको सजा होगी। ठीक है, कि आप ये जांच नहीं करवा सकते। बहुत सारी रूल ऐसे ही हैं। इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये लगभग सभी को पता होता है। तो ये सब जो चीज़ें बनाई जाती, गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन इसको लागू कौन कर रहा है? पूरे हॉस्पिटल के लोग, पूरे कर्मचारी मिलके लागू कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो जितने यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी के नियम कानून अलग हो जाते हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनके नियम कानून कुछ अलग होते हैं। तो जो जिसके लिए बनाया गया है उसको लागू करने के लिए किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, और वो प्रशासन के द्वारा ही चलाए जाते हैं। और प्रशासन में आप देखिएगा
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप अक्सर न्यूज़पेपर में या हर जगह सुनते होंगे, केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात ना करके हम केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे नई नई योजनाएं छात्रों के लिए आया करती हैं, छात्राओं के लिए अलग योजनाएं आती हैं, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों में अलग से सुधार होता है, अलग से उनको मानदेय बढ़ जाता है। ये सब कहाँ से होता है? ये सब शासन द्वारा होता है, लेकिन लागू कौन करवाता है? इसको प्रशासन लागू करवाता है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअल में होता क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि कुलपति हैं, प्रति कुलपति हैं, तो उन लोगों का जो है प्रो वाइस चांसलर हैं आपके, और चांसलर हैं, और या तो वाइस चांसलर है, सबका एक क्रम है कि किस पद, कौन बड़ा है कौन छोटा है पद से, किसके कार्यकाल कितने टाइम के होंगे, उम्र सीमा क्या होगी, क्या उन्होंने खुद तय किया है, उन्होंने नहीं तय किया है। ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी चल रही है टोटल गवर्नेंस के द्वारा जो है चलती है। उनके नियम कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमें प्रशासन की ज़रूरत होती है, और वो कोई भी संस्था हो सकती है। तो आप अभी यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको पढ़िए, एक बार जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि कभी आप मान लीजिए भविष्य में कोई और एग्ज़ाम दिए, सपोज करो कहीं का भी दे रहे हो और वहाँ के लिए पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेशन, तो समझ जाइएगा कि वहाँ के प्रशासन के बारे में हमें प्रश्न आएगा। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ के प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि आप वहाँ पे कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी के रूप में अगर आपको अपना काम अच्छे से करना है तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे और ऑप्शन देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि क्या आएगा, ठीक। ये आपके समझ पर आधारित होगा टोटली। आगे देख लीजिएगा इसमें और क्या बातें हैं, तो देखेंगे यदि प्रशासन के संदर्भ में देखा जाए तो प्रशासन कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप सुनते हैं ना, पुलिस प्रशासन, लोक प्रशासन, जिला प्रशासन आदि इसी तरीके के होते हैं। जिला प्रशासन में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा यानी गवर्नेंस यानी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो चीज़ बनाई गई है उसको पूरे जिले में लागू करवाने का काम होता है। पुलिस प्रशासन है तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें लागू करवानी है वो करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शासन की, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा गवर्नेंस को, ताकि आपको और आसानी होगी। अगर शासन की बात अभी तक हमने की, तो शासन का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार की क्या है, जो सरकार के क्रियाकलाप होते हैं, जो भी नीति होते हैं, जो भी योजनाएं, जो भी संशोधन होते हैं, ये सब इसी में बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें 3 बॉडी काम करती है। अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो भी तो हम पढ़ते हैं ना कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका मतलब कानून बनाना, संसद जो है कानून बनाती है विभिन्न तरीके के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपके रिजर्वेशन यानी आरक्षण पर बात हो रही है। तो जब रिजर्वेशन की अगर कहीं पर भी, जैसे मान लो भी कह दिया जाए कि ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्या किसी यूनिवर्सिटी के पास ये है पावर कि वो ये बात कह दे कि हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे? वो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नेंस से उनको ऑर्डर ही नहीं आया। गवर्नेंस ने अगर कह दिया, शासन ने कह दिया कि आपको भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये लागू करना है कि आपको ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, तो रिजर्वेशन उसी दिन से बंद हो जाएगा। लेकिन अभी किसी में इतना पावर नहीं है कि आपको रिजर्वेशन से मना कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा नहीं। जब वो कहेंगे तो वो भी कहेंगे। जो आप देखते हैं कि ओबीसी को जैसे 27% आरक्षण है, और महिलाओं को अलग से मिलता है कोई आरक्षण, और SC ST को अलग से आरक्षण है, EWS को कुछ जगह पे मिल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें लागू कर रही हैं, ये गवर्नमेंट बता रही है कि आपको ऐसा करना है, और ये चीज़ें फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लागू की जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? कानून कहाँ से बनता है? ये सभी शासन के द्वारा यानी गवर्नेंस के द्वारा बनता है। कार्यपालिका में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कैबिनेट मंत्री हैं, सब हैं, तो कुछ डिसीजन लेते हैं। और न्यायपालिका यानी आपके सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर निर्णय तब जाता है जब मान लो कोई विवाद उत्पन्न हो गया, कोई बात है तब। तो कुल मिला के कानून, नीति और निर्णय ये सभी को ज़मीनी स्तर पर और निचले स्तर तक लागू करने का काम प्रशासन का होता है। समझ में आया? आइए आगे देखिए, इसमें और भी चीज़ें हैं। मैं बता आपको ज़्यादा चीज़ रही हूँ, इसमें मेन पॉइंट लिख दिया है ताकि अगर आपको कभी भूले तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। देखेंगे, शासन के द्वारा बनाए गए कानून, नीति तथा निर्णय को लागू करने का या जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। अलग अलग नियम कानून अलग अलग प्रशासन के द्वारा उनके सहकर्मी तथा अधिकारी के माध्यम से चलाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताई वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है ताकि भूलें तो समझ लीजिएगा। देखेंगे आगे, प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न सहयोगियों की आवश्यकता होती है। किसी भी संस्था को जिसमें कई प्रकार के विभाग, अधिकारी, कर्मचारी आदि शामिल होते हैं,
आप भी एक प्रशासन की बॉडी हो जाएंगे। आप जब जाएंगे वहाँ काम करेंगे तो अभी आप देखिए, जैसे कि कभी अगर किसी को बहुत प्राउड होता होगा कि हम बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं, लेकिन उसको हमेशा ये ध्यान देना है कि अपने, अगर आपके निचले स्तर के अधिकारी ने काम करना बंद कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी जगह यही तो होता है, एकता, संगठन। अभी देखिएगा जैसे कहीं पे कोई स्ट्राइक होती है, कोई काम होता है, तो सारे ग्रुप सी के कर्मचारी सभी काम पर जाना बंद कर देते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है गवर्नमेंट का। तो उनको उनकी बात माननी क्यों पड़ती है? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो नियम कानून है, हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो चलेगा कैसे काम। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। प्रशासन के तहत जुड़े प्रत्येक पद, विभाग नियम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और वो अपने कार्य को संपादित करते हैं। आप भी जाएंगे, आपके भी कुछ नियम कानून होंगे। जैसे आपको कोई चीज़ फिक्स बता दी गई है कि आपको यही काम करना है, आप इसी दायरे में रहकर काम करेंगे, तो आपको उसी अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आप दूसरे के काम में दखल नहीं देने जाएंगे। या आपने क्या, जैसे मान लीजिए आप अपने सीनियर्स को, जो आपके हेड ऑफिसर होंगे, क्या उनको आप जाके अपने आप से एडवाइस दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपका दायरा नहीं है। आप अपने सिर्फ लेवल के स्तर पे रह कर ही काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको समझाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको जिसने समझा है वो आपको किसी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप करेंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। और एक बात बताऊं कि इसमें इन्होंने सब टॉपिक नहीं रखी है, लेकिन जितना तक हो सकता है कि जो मुझे लगता है कि किस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, अभी तक आती हैं और जगह पे, उसी से रिलेट करती हुई चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, बाकी आप खुद से भी जहाँ से भी चाहें वैसे मेहनत करिए और पढ़ सकते हैं। हम इस पर कुछ आपको MCQ करा रहे हैं, जो कि आपको परीक्षा में हो सकता है इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट तो पता ही नहीं कि क्या कैसे प्रश्न आएंगे, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपको बने हुए दिखाई देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे देखेंगे, आप समझिएगा इसको। मान लीजिए आप एक प्रशासन का हिस्सा हैं, यानी आप अगर MTS पद के लिए जा रहे हैं, आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर जा रहे हैं, तो आप वहाँ अपने को रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि मान लीजिए आप एक प्रशासन का हिस्सा हैं, तो किसी भी कार्य को सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे। जैसे आप मान लीजिए MTS में गए और आपको कोई काम दे दिया गया, अधिकारी ने आपको कोई फाइल दे दी उसको रखने के लिए, और आपको बताया गया कि आपको कभी भी उसको सिक्वेंसली मांगा जा सकता है फाइल, तो आप मतलब किस तरीके से काम करेंगे। और मान लीजिए आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर हो आप, तो आपसे कहा गया कि आपको ये फाइल, ये डेटा कंप्यूटर में फीड करना है और इस सीक्वेंस में होना चाहिए। तो वही है कि कोई भी काम मान लीजिए अगर आपको दिया गया, तो आप व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनल रूप से आप क्या करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा या समझ में नहीं आया कोई चीज़, तो क्या करेंगे, स्पर्धा करेंगे। स्पर्धा मतलब क्या था, कंपटीशन। आप अपने दूसरे कर्मचारी से कंपटीशन करने लगेंगे। और ये जानिए कि एक जगह कोई एक कर्मचारी काम नहीं करता, सबको सब कुछ काम एक साथ दिए गए, तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन को सोच कर आपको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा, कुछ अंडरस्टूड होगा, आपको समझना होगा। ठीक है, स्पर्धा करेंगे या दावा करेंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सहायता करेंगे, मतलब अपना काम छोड़ के दूसरे की सहायता करने लगेंगे, अपना काम नहीं करेंगे। या डी ऑप्शन है, सहयोग करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सहयोग करेंगे। सहयोग का मतलब हेल्प करिए, दूसरे की भी करिए और जो है सहयोग के द्वारा जो है करिए। देखिए सहायता में यहाँ पर भी आपको हेल्प और सहयोग दोनों एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ सहयोग का मतलब इस सेंस से लिखा गया है कि सहयोग का मतलब है कि आप किसी से सहयोग लेकर काम करेंगे, और सहायता आप किसी की सहायता करने चले जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे। ठीक, अगला देखेंगे, आप अपने सहकर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मान लीजिए आप जिस भी पद पर हैं, आपके साथ जो काम करने वाला है उसके साथ कैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा। द्वेष रहेगा, मतलब उससे ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, या मित्रवत फ्रेंडली रहेंगे आप, या तो स्पर्धा रहेगी, आप दोनों में कंपटीशन, या जितने भी मेंबर हैं कंपटीशन में आप रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, मित्रवत, यानी हम अपने कर्मचारियों के प्रति क्या होंगे, फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे विभागाध्यक्ष की पहचान है। मान लीजिए आपको कोई विभागाध्यक्ष बना दिया गया, या आपका कोई सीनियर है वो विभाग का अध्यक्ष है, तो उसके अंदर क्या सब अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें हैं इसमें से आपको बताना। आश्वासन, आश्वासन क्या, अपने कर्मचारियों के प्रति उसको आश्वासन रखना चाहिए। भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। क्रूर होगा, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आश्वासन। आश्वासन का मतलब कि आश्वासन देना कि जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक है, या जो वो आपसे कह रहे हैं, आप सीनियर के नाते
तो आप उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये लिखा भले ही कुछ और है, आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपके समझ के ऊपर आधारित होगा। एक बात और बता दूं कि आपके जो 30 क्वेश्चन रखे गए हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट में, फिर से दोहरा रही हूँ, पिछली बार रिलेवेंट सब्जेक्ट में दिया ज़रूर गया था पर क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न आए थे, लेकिन जीके जीएस बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया था। तो सभी पर फोकस करना है और जितनी चीज़ें इसमें बताती जा रही हैं इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि आपको किसी कारणवश अवकाश की आवश्यकता पड़ी तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कोई कर्मचारी हैं, आपको अचानक से छुट्टी पर जाना हो गया, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ भी हुआ, अगर आपको जाना है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन सुनिएगा। पहला, तुरंत कार्यालय से चले जाएंगे, जैसे ही आपको पता चला कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना काम काज छोड़े और चले गए। दूसरा है, अपने सहकर्मी को बता के चले जाएंगे, जो आपके साथ काम कर रहा है उसको आप बता दिए कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ये काम है। या ऑप्शन नंबर सी, अपने ऊपर के अधिकारी को सूचित करेंगे। सूचित करने का मतलब यहाँ से है कि लिखित रूप से आप, अगर वो अधिकारी उपस्थित नहीं है तो उसको लिखित रूप से देंगे, या तो सूचित करेंगे जाके, या जो वहाँ का नियम कानून होगा उसके दायरे में रह के एप्लीकेशन लिखेंगे प्रॉपर, फिर जहाँ पर उसको देना है उसको देकर तभी आप जाएंगे। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई काम नहीं करेंगे आप। तो इसका जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई क्योंकि इस तरीके से प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आपको कुछ अपने कॉमन सेंस से समझ बूझ कर जो है आंसर करना होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। उम्मीद करते हैं आपको ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ था जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया है, इसके आंसर को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया था, आप इसको करिएगा। और एक चीज़ और आपको भी दिखाना है कि जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, मतलब वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके टॉप के एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासक अधिकारी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका डिपार्टमेंट। तो जो टॉप में है उनको अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने उसको बना भी दिया, उसको मैं सेंड कर दूँगी आपके टेलीग्राम पर, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। कुछ चीज़ें तो आपके क्वेश्चन में कवर हो गए थे, कुछ अगर नए हैं तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 6-7-8 नाम है, उसको देख लीजिए। आइए देखिए स्क्रीन पर, देखेंगे, देखिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप खुद से भी देख सकते थे वेबसाइट पर। जैसे देखेंगे प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इस समय क्या है, तो वाइस चांसलर है। ये सब चीज़ें मैंने कराई, जो इम्पॉर्टेंट है बस आपको वही चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस की हैं, ये आर्ट के लिए है, और ये कॉमर्स के लिए कौन है, फाइनेंस ऑफिसर कौन है, अतुल कुमार हैं, और जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका इस समय एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, मतलब परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो कौन है, तो AK हैं। और ये देख लेंगे लाइब्रेरियन कौन है। तो जो इम्पोर्टेंट है बस मैंने वही यहाँ मेंशन करे हैं, ये वहाँ पर आपको वेबसाइट पर भी मिल जाता वैसे, लेकिन मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट, रजिस्ट्रार कौन है देख लेंगे, NK शुक्ला है। तो ये इतने लोग इम्पॉर्टेंट थे। देखिए अब ये लोग क्या है, ये लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका नाम लिखा है। अब आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे तो सारे कर्मचारी आए गए, सबका होना चाहिए, तो सबके डिटेल फीड होते हैं, लेकिन टॉप वेबसाइट पे सभी का नाम लिखना उचित नहीं होता। इस वजह से मेन मेंबर्स जो हैं, मेन इंपॉर्टेंट लोग, उनका लिखा है। तो ये सभी आपके जो है यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर लिखा है प्रशासन। आप समझ में आ गया होगा कि शब्द का मतलब क्या है और क्या चीज़ें होती हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो चीज़ें बताई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आपने समझा होगा। एक बात और बताऊं कि 2021 का जब आपका विज्ञापन आया था तो उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड न रख के उसमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एक्ट और उसके अंदर के रूल्स, इंस्टीट्यूट्स और आपके ऑर्डिनेंस, इस तरीके के टॉपिक को खोल के अलग अलग सब टॉपिक कर दिया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसके कन्फ्यूज़न में ना रहें, आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए। जो चीज़ें दी जा रही हैं अगर टाइम हो तो उसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए तो बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। एक बात और, सारी PDF जो है आपको दे दी गई है टेलीग्राम पर। आप लोग पूछते हैं कि अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैंने सब कुछ दे दिया है, जितना कोई पेंडिंग नहीं है। आप एक बार पूरा चेक कर लीजिए, क्योंकि डेली PDF जाती है तो ऊपर नीचे हो गई होगी, आप सर्च कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा वहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।